अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे साथ खसूसी मेहमान हैं अरुण आनंद जी, जो कि एक राइटर हैं, एक स्कॉलर हैं इंडिया के। और आज उनसे एक बहुत ही जो है हमने चौंका देने वाले मौजू के ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान में जब एक नाम आता है RSS का, तो हर कोई चौंक जाता है और कहता है कि ओए 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 ओए, ए तुसी जड़ी गल कर देती है ना, बड़ी गलत गल की है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो जब भी एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जाता है तो RSS का नाम तो लाजमी आता है। और यहाँ पे अरुण आनंद जी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने RSS के ऊपर कई किताबें लिखी हैं बाकायदा तौर के ऊपर। तो हम वेलकम करते हैं अरुण आनंद जी को और उनसे पूछते हैं कि सर, ये क्या बला है RSS, हमें भी तो समझाएं, आपने तो बड़ी किताबें लिखी हैं। थैंक यू आदिल साहब। और RSS, आप एक तो मुझे इनवाइट करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा जो है नमस्ते और ग्रीटिंग्स। पूरी दुनिया में आपको लोग देखते हैं और खासकर जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो बहुत से लोग देखते हैं। तो असल में क्या है कि RSS को लेकर एक जो पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ है, मैं आपको इन शॉर्ट में सिर्फ बता देता हूँ कि RSS का कोर क्या है। बेसिकली जो है RSS जो है उसकी जो है फाउंडेशन 1925 में रखी गई थी और एक मेडिकल डॉक्टर थे, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। उसका आइडिया सिर्फ ये था कि सोसाइटी को यूनाइट करना चाहिए, हिंदुओं को यूनाइट करना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था भाई अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया तो वी शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। कल को आज़ादी मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि दोबारा से जो है आज़ादी नहीं जाएगी। तो ये उन्होंने किया। और लेकिन क्या है कि ग्रेजुअली पार्टीशन के दौरान जो है वो RSS ने काफ़ी काम किया लोगों को वहाँ से लाने का, हिंदू और सिखों को। इनफैक्ट एक मैं बड़ी अच्छी किताब आपको बताता हूँ, AN बाली लाहौर में एक प्रोफेसर थे लाहौर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने नाउ इट कैन बी टोल्ड 1949 में वो किताब लिखी, आंखों देखा हाल है। तो उन्होंने कहा कि जब दंगे हो रहे थे 47 के अंदर, तो RSS के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने जो मुस्लिम परिवार जो हिंदू मोहल्लों के अंदर फंसे हुए थे उनको भी बेसिकली जो है वापस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर पहुंचाया। तो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 85,000 शाखाएं हैं, ब्रांचेस जिसको आप कहते हैं। ये रोज 1 घंटे के लिए मिलते हैं और उसमें कुछ गेम्स होती हैं और कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज होते हैं। 365 दिन एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर जो है वो मिलना है, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। और नेशन बिल्डिंग की बात होती है और 1 लाख से ज़्यादा वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है वो RSS चलाता है। RSS की आइडियोलॉजी के 3 कोर हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कोर ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि समाज का जो है वो इंडियन सोसाइटी का पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की जो अपना पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके, उसका कोई किसी वर्शिप वे ऑफ वर्शिप से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि RSS इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी, यानी RSS कोई संगठन नहीं है, जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर नहीं है। RSS इज ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी, ठीक है ना, ये बड़ा फाइनल न्यूएंस है। और तीसरा ये है कि जब RSS का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो RSS खत्म हो जाए और जब इतिहास लिखा जाए तो कोई RSS का नाम भी ना ले। और वो इसलिए है क्योंकि समाज ने ही समाज को ऑर्गेनाइज किया है। हम RSS जो है वो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। और लास्ट जो है सबसे बढ़िया है आदिल साहब, RSS का मानना है कि समाज में 2 तरीके के लोग हैं सोसाइटी में, एक वो जो RSS में आगे, बाकी वो जिनको आना है। तो इसलिए उनकी वो ये मानते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। 1948 में RSS पे बैन लगा था महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में, जो बाद में हटाना पड़ा। जयप्रकाश नारायण जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, वो जुलूस में सबसे आगे चल रहे थे RSS के ऑफिस को जलाने के लिए। और 1979 में, ठीक है ना, वही जयप्रकाश नारायण RSS के एक ट्रेनिंग कैंप में आते हैं और वहां पे खड़े होकर बोलते हैं कि अगर RSS फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। तो ये इस तरीके से बेसिकली RSS काम करता है। अच्छा अरुण आनंद जी, क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जरा ये हॉट सीट भी है और बहुत ही ज्यादा टॉपिक जो है वो बहुत जज्बाती है और इमोटिव है और इमोशंस इससे बहुत ज्यादा जो हैं वो इसकी वजह से
बॉर्डर के दोनों तरफ जो है इंडिया पाकिस्तान के अंदर लोग इसके ऊपर काफी इमोशनल हैं। मुझे बताइए सबसे पहले बड़ा क्विकली कि क्या आरएसएस जो है वो आपने कह दिया कि एक बुनियादी तौर के ऊपर एक कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन क्या ये साथ साथ एक नजरियाती आइडियोलॉजिकल मूवमेंट भी नहीं है जो पॉलिटिकल फोर्स के तौर के ऊपर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है डेमोक्रेसी से के आउटसाइड ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर? देखिए, आरएसएस बना 1925 में। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के एक फुल टाइम वर्कर रहे हैं, और बीजेपी को माना जाता है कि वो आरएसएस की का एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन है, पॉलिटिकल आर्म है बेसिकली जो है। जी। तो आरएसएस की ऐसी 32 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देयर आर 32 ऑर्गेनाइजेशंस जो आरएसएस के वॉलंटियर्स चलाते हैं अपार्ट फ्रॉम आरएसएस, जिसमें बीजेपी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइडियोलॉजिकल मेंटोर आरएसएस है उसका, लेकिन आरएसएस डायरेक्ट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन नहीं करता। और उसका एक कारण बड़ा सिंपल सा है। 1948 में जब आरएसएस पे पहली बार बैन लगा, तो बैन हटने के बाद एक डिबेट हुई कि क्या आरएसएस को अब एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने भी आरएसएस को डिफेंड नहीं किया था। तो जो आरएसएस के सेकंड चीफ थे, एमएस गोलवलकर, उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स के माध्यम से कभी भी सोसाइटी के अंदर परमानेंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स का कैरेक्टर ऐसा होता है। पॉलिटिक्स आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकती है, एक अनुकूल माहौल दे सकती है कि आप समाज में बदलाव करें, लेकिन पॉलिटिक्स का चरित्र ही ऐसा होता है कि उसमें आपको साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है, तो आप समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव दैट मोरल हाई ग्राउंड होता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेंगे। तो अच्छा, इसके बाद तो ये बेसिकली पॉलिटिकल है जी। क्योंकि मैं जरा वो शॉर्ट ब्रस्ट क्विक राउंड फायर कर रहा हूं, तो हाँ, इसलिए मैं चाह रहा था कि जरा इसको क्विकली, क्योंकि ज्यादा हाँ, मैं क्वेश्चन क्विकली मैंने आपसे करने हैं, ठीक है जी। बहुत से लोगों के जहनों में सवाल हैं, सारे मैं सामने रखना चाहता हूँ। आरएसएस वाले सर जब भी मिलते हैं वो एक यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, ड्रिल करते हैं, डंडे हाथों में उठाए हुए होते हैं, और वो एक उनकी आइडेंटिटी भी है। तो क्या इसको एक पैरामिलिट्री फोर्स के तौर के ऊपर जो है वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, या इससे बढ़ के या इससे कम कुछ है? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स तो नहीं है, क्योंकि ये जो आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में डंडे जो है, जैसे सिख समाज भी गतका खेलता है जो है डंडों से, तो ये बेसिकली एक मार्शल आर्ट्स वहाँ पे आरएसएस के अंदर जो है वो एक मिक्स मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो ये जो डंडा है बेसिकली ये लार्जली उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये डे टू डे में नहीं होता। डे टू डे में लोग नॉर्मल शॉर्ट्स पहन के या ट्राउजर्स पहन के या ट्रैक सूट की पैंट पहन के शाखा पे जाते हैं। जब उनका कोई प्रॉपर फॉर्मल बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके अंदर वो जो है यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। बट नॉर्मल डे टू डे में जो है वो आप मतलब कोई भी चीज पहन के जो है आरएसएस की मीटिंग्स में या आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाते हो। बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वो होता है। और पैरामिलिट्री नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें छठी क्लास मतलब 5 साल के बच्चे से लेके और जो है 80 साल के बुजुर्ग तक जो है वो लोग रहते हैं, और कुछ नहीं करते। वो लोग जाते हैं, खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं बस, और अपनी प्रेयर करते हैं और अपना वापस आ जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं बस जो है। तो इसलिए पैरामिलिट्री नहीं है। हिंदुत्व का जो एक नजरियाती आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसका जाहिर बात है इसको आप प्रैक्टिकल पॉलिटिकल टर्म्स के ऊपर जब देखते हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन जो कल्चर है, सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी के तौर के ऊपर हिंदुत्व पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या ये हिंदूज को एक सुपीरियर फोर्स के तौर के ऊपर इंडिया के अंदर एक डाइवर्स रिपब्लिक के अंदर सुपर इम्पोज करने के लिए, उनकी इजारादारी कायम करने के लिए हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं शॉर्ट में इसका देता हूं जवाब। देखिए, आरएसएस की जो हिंदू की डेफिनेशन है, हिंदू से हिंदुत्व निकला है बेसिकली। आरएसएस की हिंदू की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो जो मंदिर में जाता है वो हिंदू है, या जो गोरक्षा की बात करता है वो हिंदू है। उनका मानना ये है जो भी भारत को अपना देश मानता है वो हिंदू है, ठीक है। और और वो एथिस्ट भी हो सकता है, वो हो सकता है ईश्वर को मानता ही ना हो, ठीक है। तो वो मुस्लिम भी हो सकता है। मतलब हिंदू का वे ऑफ वर्शिप से लेने देना कोई नहीं है। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, उनका ये मानना है। वे ऑफ लाइफ क्या है? कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो हमारी पुराने टाइम से चली आ रही हैं, जो है
महाभारत, भगवत गीता, ये सारी चीज़ों में जो हमारी वैल्यूज़, और वो दो चीज़ें के वो है, दो कोर वैल्यूज़ उनकी वो होती हैं। पहला ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और दूसरा उनका ये मानना है कि अपने बारे में सोचने से पहले अपने समाज के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। जो अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो ये हमारी कोर सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, इसको लेके हमारे को चलना। जो इनको मानता है वो हिंदू है, वो मस्जिद जाता हो, वो मंदिर जाता हो। तो हिंदुत्व इज ए सेट ऑफ दीज सिविलाइजेशनल वैल्यूज, ये हिंदुत्व की फिलॉसफी है। तो मतलब क्या हिंदुत्व और जो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, ये दोनों कंफर्टेबली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ चल सकते हैं? जी, ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। और ये खासकर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली कॉपी आई थी उसको अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर जो है वो भगवत गीता से जो है वो क्या कहते हैं कि चित्र थे, जो हमारे यहाँ पे श्री राम, भगवान राम मानते हैं हिंदू, ठीक है ना, उनके चित्र थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के चित्र थे। तो हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बेसिकली जो है। और मैंने जैसे कहा ना कि इसका वे ऑफ वर्शिप से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई देश के लिए काम करो और दुनिया के लिए काम करो, पूरे समाज को एक जो है वो द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है ना, और सबको साथ लेके चलना है। तो ये तो इसलिए इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है नहीं, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि हम सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक है। वो भी यही कह रहे हैं कि भैया समाज के लिए काम करो तो सोशलिस्ट हो गए, धर्म से कोई मतलब पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, वे ऑफ वर्शिप से कोई लेना देना नहीं है तो सेकुलर हो गए, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी में हम भरोसा करते हैं जो है, क्योंकि बीजेपी जो उसकी आइडियोलॉजिकल मेंटी है जो आरएसएस की, वो तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन। जी सर, फिर मुझे बताएं कि आरएसएस जो है, आपने अभी बताया कि जो तहरीक आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, वो उसके अंदर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है आरएसएस के ऊपर, वो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जो कांग्रेस लेड एक अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जो तहरीक थी, एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल थी, आरएसएस ने उससे बाहर रह के जो है वो काम किया, ज्यादातर वो उससे बाहर रही है। तो इस चार्ज का क्या जवाब है आरएसएस के पास? देखिए, इस चार्ज का ये जवाब है कि जो आरएसएस के फाउंडर थे डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है ना, वो 1929 में, 29 या 30 में, ठीक है ना, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने एक नया लॉन्च किया, ठीक है, उन्होंने आरएसएस के फाउंडर, आरएसएस के चीफ की पोजीशन से स्टेप डाउन किया, सत्याग्रह किया और जेल में गए, ठीक है। उसके बाद जो है 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ जो है, तो उसमें ये ऑन रिकॉर्ड है कि जो अंग्रेजों की सीआईडी की रिपोर्ट्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीआईडी की रिपोर्ट्स हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहती हैं कि कांग्रेस से ज्यादा खतरा नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य को, आरएसएस से सबसे बड़ा खतरा है। तो ये बड़ी तेजी से बेसिकली जो है वो स्प्रेड आउट कर रहे हैं। अरुणा आसफ अली जो बड़ी सीनियर लीडर कांग्रेस की थी, उन्होंने 1960s में इलस्ट्रेटेड वीकली को दिया एक इंटरव्यू में कहा कि जब अंडरग्राउंड हुए हम सारे, तो हमारे को जो शरण दी, छुपाया हमारे को, ब्रिटिश पुलिस जब हमारी तलाश कर रही थी, तो वो आरएसएस के लोगों ने छुपाया। तो आरएसएस का इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि आरएसएस वाले कहते हैं कि हमारा तो कोई नाम भी ना ले हम जो कर रहे हैं, तो दे डोंट ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। आई थिंक दैट इज द रीजन बेसिकली दैट देयर इज मिसकंसेप्शन। तो सर फिर सवाल आ जाता है जो बड़ा सीरियस सवाल है कि आरएसएस के फाउंडिंग फादर्स के अंदर एमएस गोलवलकर साहब जो थे वो शामिल थे, और उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो तहरीरें हैं, वो बहुत ज्यादा संगीन किस्म की है, कंट्रोवर्शियल है, खासतौर के ऊपर माइनॉरिटीज के बारे में, जो मुसलमानों के बारे में भी, वो नेशनल आइडेंटिटी के बारे में, यूरोपियन नेशनल मूवमेंट के बारे में उन्होंने लिखा है बहुत कुछ, और काफी कंट्रोवर्शियल उनकी बातचीत है। वो बातचीत क्या है और उसके कौन से पार्ट्स इस वक्त मौजूदा आरएसएस जो है वो रिजेक्ट करती है या नहीं करती है, एक्सेप्ट करती है अब भी? देखिए, ये भी एक मिसइंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा सा गोलवलकर जो है उनको लेके हुआ है। एक तो सबसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, 1971 आरएसएस बैक्ड एक वीकली अखबार निकलता है, 1948 से निकलता है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजर,
तो 1971 में एक इंटरव्यू जो है, गिलानी साहब एक बड़े टॉवरिंग जर्नलिस्ट थे हमारे यहाँ के, मुस्लिम जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक इंटरव्यू किया गोलवलकर जी का, और उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि मुसलमानों को लेके आपका क्या मानना है। तो उन्होंने बोला कि, मैं कोट कर रहा हूँ, कि वी डोंट बिलीव इन हिंदुआइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, वी बिलीव इन इंडियनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, हमें उनको, मुस्लिम्स को हिंदू नहीं बनाना है, ठीक है ना, ना हम मुस्लिम्स के खिलाफ है। और एक पूरा जो मल्टीपल वॉल्यूम्स में उनकी जो सारी राइटिंग्स छपी हैं, उसके अंदर 1950s ऑनवर्ड से उनकी लगातार खतो किताबत चलती थी बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ, ठीक है। और जो है, तो उन्होंने कभी भी उनका जो है वो एंटी मुस्लिम या उसका नहीं रहा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में उस समय भी जब वो थे, और आज तो 25 करोड़ के आसपास जो है मुसलमान हैं, ठीक है ना। आरएसएस का ये मानना है कि जिसको आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, बिना मुसलमानों के हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, ये आरएसएस वाले कहते हैं, ठीक है ना। दे विल बी एज मच पार्ट ऑफ अ हिंदू राष्ट्र एज दे विल एज एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो उनको भी हिंदू ही मानते हैं भाई। नेगेटिव एंटी तो तब होंगे ना किसी के, ठीक है ना, कि वो तो कह रहे हैं मुस्लिम्स भी हिंदू हैं, क्रिश्चियंस भी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू इज अ कल्चरल टर्म, इट इज नॉट अ रिलीजियस टर्म। तो उनकी जो वो अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज, ये जो हमारे यहाँ लेफ्ट के लोग हैं, उन्होंने उनको मिसकोट किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया, ठीक है ना। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जो सबसे कंट्रोवर्शियल उनकी किताब हुई है वो है वी एंड आवर नेशनहुड। तो उसके अक्सर होते हैं, मैंने पूरी वी एंड आवर नेशनहुड पढ़ी है। उन्होंने, उन पे ये आरोप लगता है कि वो हिटलर को सपोर्ट करते थे और नाजिज्म को सपोर्ट करते थे, जबकि उल्टा है। उसके अंदर, किताब के अंदर उल्टी चीज लिखी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हिटलर जो कर रहा है ज्यूज के साथ बहुत गलत कर रहा है, और हमारे को उससे सबक लेना चाहिए, जो है कि कभी भी समाज में ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना आदिल साहब, लोग पढ़ते नहीं है जो है, और बिना पढ़े जो है वो सब कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो इसलिए जो है, अगर आप उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे जो है, तो बहुत ही कमाल की राइटिंग्स हैं उनकी जो है। और कुछ कोई अगर ऐसी चीज रेलिवेंट लगती है जो आरएसएस को लगती है कि रेलिवेंट नहीं है, कंट्रोवर्शियल रेलिवेंट नहीं है, तो उसको हम लोग फिर जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ये आरएसएस के लोग भी जो है, कि वो कहते हैं कि ठीक है भाई, जो समय काल देश परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से किया जाएगा जो है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ बस शॉर्ट में। 1990s में जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वदेशी जागरण मंच, ठीक है ना, हर चीज में एफडीआई के खिलाफ थे, ठीक है, कि भाई नहीं लेना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज आप देखो कि किसी, आज तो हमारे यहाँ पे डिफेंस में भी जो है वो एफडीआई हो रहा है, ठीक है। तो आरएसएस तो विरोध नहीं कर रहा उसका, क्योंकि जैसा जैसा समय होगा, जैसे परिस्थितियां होंगी, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। जी अरुणानंद जी, आप जो बातचीत कर रहे हैं और जो आपके फाउंडिंग फादर्स ने जो कुछ लिखा, जो हमने पढ़ा, वो दो, एक लगता है कि जो मैंने आपसे सवाल किया कि आप बहुत सी चीजें आउटराइटली अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे तो रिफॉर्म के तौर के ऊपर जा रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने कहा कि लोग पढ़ते नहीं हैं। अब गोवलकर जी ने वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में 1939 में जो डेफिनेशन ऑफ नेशन दी, उन्होंने कहा कि, उनकी किताब ने कहा कि इंडिया इज अ प्योर हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्रड़ा। जो हिंदू राष्ट्रड़ा का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने दिया। फिर उन्होंने एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर बात की, और उनकी किताब ने कहा कि मुस्लिम सिर्फ नहीं, क्रिश्चियंस भी जो है वो एक हमारी स्ट्रेंथ की जगह इंटरनल थ्रेट के तौर के ऊपर उन्होंने उनको प्रेजेंट किया। और उन्होंने, आपने कहा कि लोग कहते हैं कि हिटलर को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने फैशिज्म को प्रेज किया, फस्तायत को प्रेज किया। और वो 1930 में जो नाजी जर्मनी के अंदर जो किताबें लिखी जाती थी, उस समय शायद माहौल ही इस किस्म का था, तो वो तो उन्होंने किया, ठीक है सर। अब उनकी कलेक्शन ऑफ स्पीचेस के ऊपर भी अगर आप आते हैं, तो वहां पे भी जो है, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो एक हिंदू राष्ट्रड़ा की जो आइडियोलॉजी उनकी थी, वो बड़ा ही एक रिलीजियस आइडियोलॉजी नजर आती है। आप जो बातचीत कर रहे हैं वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी आज के इंडिया से जो है वो कोरिलेट करती हुई नजर तो आती है। और मैं इस पे आपको मजीद सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके जो जवाब है उसमें मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत से जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप तो कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो तो बिल्कुल कुछ और पढ़ा है। और अभी तो हम सावरकर के ऊपर आए नहीं है,
लेकिन बहरहाल चले, मुझे ये बताइए आप कि इस वक्त जो आरएसएस है उसके और भी बहुत से संघ परिवार हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके साथ एसोसिएट करती है, और जिनकी बहुत शदीद एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं वो शायद मैं यहाँ पे रिपीट भी ना कर सकूं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनकी, हिंदुत्व को लेके भी और इंडिया को लेके भी। क्या अब सवाल ये है कि आरएसएस जो है वो इन ग्रुप्स के साथ जिनके बहुत से कंट्रोवर्शियल एक्शंस हैं अब भी आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड है, या अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो है वो खड़ी करना चाहता है या कर रहा है? देखिए, जो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनका एक्चुअली आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। जो आरएसएस के, मैंने बोला कि आरएसएस के 32 संगठन हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और लार्जली आरएसएस जो है वो सोशल वर्क के फील्ड में काम करता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है विद्या भारती, आपको जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि 30,000 स्कूल चलते हैं उसके देश भर में, और 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर, जिसमें सब धर्मों के बच्चे हैं। जो है कि वो कोई ये नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें क्या कहते हैं क्रिश्चियन भी हैं, सब लोग हैं, सिख भी हैं, सारे के सारे लोग। और इसी तरीके से एक ट्राइबल एरियाज के लिए काम करती है, इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वनवासी कल्याण आश्रम। ठीक है, 20,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चलाती है रिमोट ट्राइबल एरियाज के अंदर जो है। तो बहुत सारे कौन, लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए इसका जवाब मैं एक ही आपको बताता हूँ। अभी आरएसएस के जो प्रेजेंट चीफ है मोहन भागवत, अभी उनका कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया था कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि क्योंकि हिंदुस्तान में आपको पता है कि ये चल रहा था कि कुछ मंदिर जो तोड़ के मस्जिदें बनाई गई तो उनको अब दोबारा से रिट्रीव किया जाए, लेकिन आरएसएस चीफ ने ये कहा कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना बंद करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, वो ऑन रिकॉर्ड है, ये मल्टीपल टाइम उन्होंने बोला है कि हमारा और मध्य देश में अगर जिनको मान लीजिए इस देश के सब लोगों का डीएनए एक है, चाहे वो मस्जिद में जाता है चाहे वो मंदिर में जाता है, तो हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। सो वी शुड नॉट बी, इनफैक्ट जो कोई भी बहुत ज्यादा, एक्चुअली आप मजे की बात यह है कि आरएसएस को आजकल बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं देश के अंदर, भारत में, और वो इसलिए पड़ रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस कॉम्प्रोमाइज कर रही है, आरएसएस जो है सॉफ्ट हो गई है। तो इनफैक्ट पूरा सोशल मीडिया में पूरा कैंपेन है, पूरा टारगेट है इस आरएसएस तो बेचारी जो है कटघरे में खड़ी हुई है कि जो है कि ये लोग इतने सॉफ्ट क्यों हो गए हैं, इनको तो जरा थोड़ा और हार्ड स्टैंड लेना चाहिए, हार्ड हिंदुत्व जो है वो करना चाहिए। तो अभी तो ये सिचुएशन है। सर मुझे बताएं कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल हैं उसके अंदर, इस वक्त जो बहुत से लोग मोदी सरकार के अंदर जो हैं वो भी उनके अंदर शामिल हैं। आप मुझे बताइए कि जो बीजेपी के जो जितने भी इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं उनका आरएसएस का बैकग्राउंड काफी ज्यादा का है, ऑलमोस्ट सबका ही है, और ये आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो क्या पॉलिटिकल डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जाता? क्या बीजेपी आरएसएस जो है उसका आपस में गठजोड़ जो है वो किस हद तक इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर और पावर पॉलिटिक्स के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है? देखिए, मैंने आपको बोला कि आरएसएस जो है वो, ये बात ठीक है कि जो भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सरकार के अंदर, बीजेपी के अंदर, जो, क्योंकि बीजेपी का जो फॉर्मेशन है उसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो 1951 के अंदर पहले भारतीय जनसंघ बना था, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, और उन्होंने आरएसएस वालों से ये कहा कि मैं नेहरू का एक ऑल्टरनेटिव नेहरूवियन पॉलिटिक्स का क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप जो है मुझे सपोर्ट करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर थे जनसंघ के, उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था डायरेक्ट, तो आरएसएस ने अपने कुछ लोग दिए उनको कि ठीक है जी आप करो, हम आपको अपने कुछ लोग देते हैं। फिर वो 1977 में वो पार्टी मर्ज हो गई एक जनता पार्टी में, और फिर दोबारा टूटी जनता पार्टी, 1980 में बीजेपी एग्जिस्टेंस में आई दोबारा से। ये वही जो जनसंघ का नया रूप था भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो था। तो ऐसा है कि स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी क्योंकि कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी, तो वो आरएसएस को से जो है वर्कर्स लेते थे कि भाई आप हमारे को वर्कर्स दो जो है काम करने के लिए, तो आरएसएस अपने कुछ वर्कर्स को ड्राफ्ट कर देती थी कि भाई जाओ तुम बीजेपी में काम करो, जिसकी भी पॉलिटिक्स में काम करने में इंटरेस्ट है। आज जो है वो बीजेपी, अभी की जो सिचुएशन है, बीजेपी अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 18 करोड़ उसके मेंबर्स हैं जो है। तो अब जो है वो
और आरएसएस का काम करने का तरीका यही रहता है कि भाई हमने एक संगठन खड़ा कर दिया, हमारा मतलब जो आरएसएस से निकले हुए लोग हैं बहुत सारे हैं, लेकिन बिना आरएसएस की बैकग्राउंड के भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, ठीक है ना, और आइडियोलॉजिकली वो सेम पेज पे हैं जो है, तो इसलिए जो है वो आरएसएस कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता। हाँ, आइडियोलॉजिकली वो कभी कभार उसको ये लगता है कि सरकार की डायरेक्शन अगर ठीक नहीं है तो वो उनको एडवाइस करते हैं, अगर दिक्कत आए तो विरोध भी करते हैं। ये भी है कि इनफैक्ट मजे की बात ये है कि जो अभी हिंदुस्तान में, जैसे हमने सीजेपी पे भी एक आपके साथ वो किया था, पॉपुलर जनता पार्टी को, इंडिया में इस समय जो स्टूडेंट एजिटेशन चल रहे हैं उसमें फोर फ्रंट पे आरएसएस का स्टूडेंट, एक आरएसएस इंस्पायर्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सरकारों के खिलाफ तो वो प्रदर्शन कर रही है जो है इस समय। अच्छा, इसी तरीके से जो लेबर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय मजदूर संघ, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली विरोध करती है सरकार का, सड़कों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करती है, बंद कॉल करती है। तो उनका ये करना है कि मतलब सरकार में मोदी जी प्रचारक थे, अमित शाह भी बेसिकली जो है वो संघ की बैकग्राउंड से आए हैं, आधे से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो आरएसएस की बैकग्राउंड के लोग हैं। तो वो इसको आप कह सकते हो वो ऑटो पायलट मोड पे होते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको आइडियोलॉजी क्लियर है, और सो दे आर आइडियोलॉजिकली ऑन द सेम पेज जो है। और ये बात मतलब सर आरएसएस तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो है ही है ना इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ये जो जितने भी आप परिवार बता रहे हैं, जितने भी सब ग्रुप्स आप बता रहे हैं, सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स आप बता रहे हैं, इनके जरिए एक ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स का तो ये काम कर रहे हैं ना। मोस्ट इफेक्टिव इस वक्त जो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर इस वक्त अगर नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर बगैर जनता का वोट लिए पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई ग्रुप्स है तो वो तो आरएसएस और उसके सब ग्रुप्स ही हुए ना फिर। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर ग्रुप्स की तरह वो काम नहीं करते, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से काम नहीं करते वो सोशल पर्सपेक्टिव से काम करते हैं। उनको लगता है कि सोसाइटी को जिस चीज की जरूरत है, अगर सरकार को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो सरकार को उस चीज के ऊपर हमें प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि वो है, बट वो पॉलिटिकल गेन, क्योंकि आपने खुद ही जैसे कहा कि उनको कोई पॉलिटिकल पावर से तो वो करना नहीं है जो है, और 1925 से काम कर रहे हैं वो लोग तो, और 3 बार तो बैन लग चुका है आरएसएस के ऊपर जो है 48 में, 75 में और 92 में। तो उनको तो बिना इनफैक्ट आरएसएस में वो मजाक में ये कहते हैं कि जब बीजेपी पावर में आती है तो हमें काम करने में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे जो ना शिक्षार्थी कम हो जाते हैं, टिकटार्थी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब लोगों को ये लगता है कि आरएसएस से बैकडोर से एंट्री करके चले जाएंगे तो बीजेपी में अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, सरकार में अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि यार उस समय हमें बड़ी दिक्कत होती है कौन जेन्युइन बंदा है कौन नहीं है जो है। तो उल्टा जब बीजेपी पावर में नहीं होती है तो तब आरएसएस का काम ज्यादा तेजी से चलता है, जब बीजेपी पावर में होती है तो कई बार जो है वो आरएसएस को भी बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ता है। तो प्रेशर ग्रुप्स, आपकी जो बात पे मैं वापस आता हूँ, ये बात आपकी ठीक है, बट वो प्रेशर ग्रुप की तरह यस दे वर्क एज प्रेशर ग्रुप्स, बट नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। लोग एग्री कर सकते हैं। अभी अरुण जी आप कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो फिर एक ही हुई ना। ये ठीक है, जो वी कैन एग्री टू डिसएग्री। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए कि अभी तो आप कह रहे हैं बीजेपी जब पावर में होती है, बीजेपी तो अब जो है और रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ठीक ठाक पावर के अंदर है, और बीजेपी की वजह से इंडियन इकोनॉमी ने जो है वो ऊपर गई है, स्काई रॉकेट की है। इसलिए आर्गुमेंट आपका कि जनाब ये जो काम किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है, मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जो आरएसएस ने यहाँ पे गौ रक्षक के नाम के ऊपर या काउ प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर, रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम के ऊपर या क्रिमिनल मोबिलाइजेशन के नाम के ऊपर जो वायलेंस हुआ है इंडिया के अंदर, बड़ा क्लियर कट वायलेंस हुआ है, उस पे आरएसएस की क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है दो चीजें हैं, एक तो वायलेंस इतना कोई नहीं हुआ है, कुछ घटनाएं ऐसी जरूर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, बट क्या है कि आप हर समाज के वो उसका आरएसएस का उससे कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस ने कंडेम किया है कि गोरक्षा के नाम पे आप अगर मान लीजिए किसी को मारते हो या कुछ वो करते हो, आपको लगता है कि भाई आपको गोरक्षा करनी है, आप लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कीजिए कि कोई गैर कानूनी तरीके से अगर गायों को पकड़ के ले जा रहा है या उनकी स्मगलिंग कर रहा है, और वो करिए।
आरएसएस ने किसी भी एक सिंगल एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति को भी सपोर्ट नहीं किया, ना ही आरएसएस की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट, और वो ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह चुके हैं बेसिकली जो है। और ये लेकिन जैसे हर समाज में, जैसे मान लीजिए कि ऐसी घटनाएं हुई है, तो वायलेंस की ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि जहाँ पे उदयपुर में एक टेलर को जो है बिहेड कर दिया था, क्योंकि उसने, मुस्लिम्स ने जो है, 2 मुस्लिम्स थे जो है, उन्होंने जो है उसकी गर्दन उड़ा दी थी उदयपुर में एक टेलर की, क्योंकि उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट थी कुछ जो है इस्लाम के बारे में, ठीक है ना। तो ही हैड बेसिकली लाइक्ड इट और डन समथिंग जो है, उसकी दुकान पे गए, उसका सिर उड़ा दिया। तो यहाँ पे भी तो हर समाज में एक्सट्रीम एलिमेंट होते हैं, आरएसएस उनको कंडोन नहीं करता है, ना आरएसएस से किसी भी एक्सट्रीम एलिमेंट का जो है कोई लेना देना है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा रखा है, जो करना है भैया कानून व्यवस्था के हिसाब से करो, अपने हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल करो गोरक्षा, ठीक है ना, वो करते हैं जो है, नो डाउट असर्टिवली करते हैं, ठीक है ना, बट वायलेंस नहीं करते। जो वायलेंस आपको करते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ी छोटी छोटी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बन गई हैं, जो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों तरफ की बनी हुई है जो है, मतलब मुस्लिम समाज में भी बनी हुई है, हिंदू समाज में भी बेसिकली जो है वो बनी हुई है। तो संघ का उससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आरएसएस की एक ऑर्गेनाइजेशन, जो 32 ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ठीक है, मुस्लिम्स, और उसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं सारे के सारे, ठीक है। और बड़ी संख्या में ये मेरा आपसे अगला क्वेश्चन था कि आरएसएस जो है वो इंडिया के मुसलमानों के लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए, जिसका ठेका तो पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, पाकिस्तान पे काबिज हुक्मरान, तो वो तो बिल्कुल आप अभी भूल जाएं, रियलिटी चेंज हो गई है, टेबल्स हैव टर्न्ड, वो मैं उस तरफ जाता ही नहीं उस तरह से। लेकिन इंडिया के अंदर आरएसएस का इंडियन मुस्लिम्स के लिए वो क्या इन्विजन करते हैं कि क्या जो मुस्लिम्स हैं वो फुल्ली स्टेक होल्डर हैं इंडियन नेशन के, कल्चरली अपने आप को हिंदू सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएट अगर वो ना भी करें तब भी क्या वो इंडियन मुस्लिम है? मतलब मैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, क्या आरएसएस जो है वो एक ऐसे अपने मेंबर को नहीं, ऐसे मुसलमान नागरिक को, एक शहरी को, उसका जो राइट है कि वो हिंदुत्व को रिजेक्ट कर दे कंप्लीटली और उसके बाद भी वो इंडियन रहे और आरएसएस का मेंबर बनना चाहे, क्या ये पॉसिबल है सर? देखिए, बहुत सारे लोग आरएसएस से जो जुड़े हुए हैं वो आरएसएस की हर बात से एग्री नहीं करते, ठीक है, और बहुत सारी बातों से डिसएग्री करते हैं जो है। और आरएसएस में बड़ी डिबेट होती है अंदर, बहुत जबरदस्त डिबेट्स होती हैं जो है, खुल के डिबेट्स होती हैं, मतलब लोग लीडरशिप को भी चैलेंज करते हैं कि जी हम नहीं मानते आपकी ये वाली बात, ठीक है ना, आप हमें कन्विंस करो जो है। तो अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर, एक तो पहली चीज, सब फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है आदिल जी, जो ब्रिटिशर्स ने किया ना, उन्होंने एक बाइनरी क्रिएट कर दी कि ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, ठीक है ना। जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन रही है, वो कभी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट की बाइनरी होती ही नहीं थी। तो आरएसएस जो है बाइनरी में नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि यार ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, उनके लिए ये है कि यार ये इंडियन है, ठीक है ना, हमारे से एग्री करे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे से डिसएग्री करे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना जो है। जब हमारे साथ जुड़ना चाहे जुड़ जाए, जब हमारे से अलग हटना चाहे अलग हट जाए। क्योंकि आरएसएस में एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, देयर इज नो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेंबरशिप, कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, कोई आईडी कार्ड नहीं होता, ठीक है ना। आरएसएस के अंदर बस आप गए, आरएसएस की कोई मीटिंग हो रही है, शाखा लग रही है, आप गए, आप बैठ गए, आप आरएसएस के मेंबर हो गए, आपने जाना बंद कर दिया तो आपका छूट गया जो है। तो आरएसएस के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे आरएसएस के अंदर ऐसे केसेस हुए जब जिसमें आरएसएस के बहुत सीनियर लोग एंड में जाके आरएसएस के विरोधी हो गए जो है। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट चीज बताई ना कि उन वो मुसलमानों को दे कंसिडर देमसेल्फ नॉट एज डिफरेंट जो है, वो उसको मुसलमान के नजरिए से देखते ही नहीं है जो है। वो तो ये कह रहे हैं भाई तू इंडियन है, ठीक है ना, देश के लिए काम कर, हमारे साथ जुड़ के कर सकता है, अच्छी बात है, हमारे में भी कोई कमियां हो सकती हैं तो तू पॉइंट आउट कर, हम उसको ठीक करेंगे जो है। तो इसलिए ये
एक पूरे का पूरा जो प्रोसेस है आरएसएस का, सो इट्स अ वेरी, बाहर से देखने में लगता है पैरामिलिट्री फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अंदर बहुत डेमोक्रेसी। आपके दर्शकों के लिए एक बड़ा रोचक एनेक्डोट 2 लाइन का बता देता हूँ। पहले आरएसएस में खाकी निक्कर पहनते थे, ठीक है ना, अब पहनते हैं पैंट ब्राउन कलर की, ठीक है। 1971-72 में ये डिबेट होनी शुरू हुई आरएसएस में कि यार निक्कर को चेंज कर दे और पैंट पहननी शुरू कर दे। और ये निर्णय कब हुआ आपका, जाके 2019 में शायद, या 2009 में, ठीक है ना। इतने टाइम लग गया कि उन्होंने कहा भाई हर मेंबर को कन्विंस करो, ठीक है ना। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं हम खाके निकल छोड़ेंगे नहीं, जो है। तो इतना लंबा टाइम लेती है आरएसएस जो है ना डिसीजन करने के अंदर, जो है कंसेंसुअल अप्रोच रहती है। जो भी लोग आते हैं एवरीबडी का हैज अ से, जो है इट्स अ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ वेरी फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो है दिखने में बाहर से बड़ा वो लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग जो आप बातें आप बता रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने किताबें लिखी हुई हैं आरएसएस के ऊपर, और आप जो बातें बता रहे हैं इसका मतलब है कि जो अंदर आपने ये माना कि हर जगह पे, हर देश में, हर मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं, और वो जो आपके ऊपर तनकीद इस वक्त मौजूदा आरएसएस पे कर रहे हैं इसका मतलब है वो ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट की तनकीद को तो आपको हमेशा जो है वो इग्नोर करके टैकल ही करना चाहिए। लेकिन एक सीरियस क्वेश्चन ये है सर कि आरएसएस जो है वो जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं, ये जो एक रेटरिक है जो लव जिहाद के आसपास घूम रही है, उसमें फ्रीडम इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर इंडिया में हमेशा से ये एक बहुत कंटेंशियस इशू रहा है। इसके ऊपर आरएसएस की क्या पोजीशन है? देखिए आरएसएस की पोजीशन बड़ी सिंपल है, वो इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ नहीं है। उनका सिर्फ ये मानना है कि कोई ड्यूप ना करे आपको, जो है मतलब कोई आपको धोखे से, जो लव जिहाद जिसको ये कहते हैं, वो लव जिहाद ये नहीं है कि अगर एक हिंदू एक मुसलमान के साथ शादी कर रहा है, या एक मान लो जो है यहाँ कोई क्रिश्चियन है और हिंदू की शादी हो रही है। लव जिहाद से उनका मतलब प्राइमरली ये है, हिंदुस्तान में जो केसेस हुए हैं, इनफैक्ट ये लव जिहाद का जो सबसे पहले मुद्दा था वो क्रिश्चियंस ने केरल, हमारे यहाँ जो स्टेट ऑफ केरल है उसके अंदर उठाया था। और ये लव जिहाद शब्द जो है ना, ये केरल हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो है इसके ऊपर, तो केरल हाई कोर्ट ने ये टर्म कॉइन किया लव जिहाद। इस टर्म का आरएसएस से कोई लेना, आरएसएस ने कॉइन नहीं किया ये टर्म। तो लेकिन उनका ये मानना है कि भाई आप धोखा मत दो, ये मत बोलो कि मैं हिंदू हूँ फिर शादी कर लो, फिर शादी के बाद उसको ये बताओ कि नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूँ या मैं मुसलमान हूँ, और अब जो है मैं तुम्हें फोर्सिबली कन्वर्ट करूंगा कि तुम मानो जो है मेरा जो क्या कहते हैं, या तो तुम मतलब मुस्लिम बनो या क्रिश्चियन बनो। वो इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि जो लव जिहाद के जो केसेस हो रहे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड लव जिहाद के केसेस कहते हैं, वो इस कैटेगरी के केसेस हैं जिसमें कि ड्यूप किया गया, बेसिकली आइडेंटिटी छुपाई गई। अगर आइडेंटिटी आपकी नहीं छुपी हुई है तो आप करिए ना शादी, उसमें क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की। इनफैक्ट आरएसएस के अपने बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हैं जिनके यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेस होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है आप किसी से भी करो, बट ड्यूप नहीं करना, जो है धोखा नहीं देना किसी को भी, जो है कि जो है, तो ये उनकी पोजीशन है। अगर धोखा देके करोगे तो हम उसको रोकेंगे, जो है ठीक, कि धोखा नहीं होना चाहिए। जी सर क्या आरएसएस के अंदर जो है वो हिंदुत्व के ऊपर तनकीद की जाए, क्रिटिसिज्म की जाए, और आप कहें कि क्या इसको आरएसएस समझता है कि ये देशभक्ति के अंदर, हुब्बुल वतनी के अंदर, पेट्रियोटिज्म के अंदर अगर हिंदुत्व के ऊपर तनकीद की जाए तो क्या आरएसएस जो है वो किस हद तक इसको कबूल कर सकता है कि जनाब उसके ऊपर जो है वो हम कहते हैं फतवा ना लग जाए, या वो जो है उसके ऊपर जो है वो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि वो डंडे ना खा ले या मारा ना जाए बेचारा, मॉब लिंचिंग ना उसकी हो जाए। क्या लिमिट आरएसएस अलाउ करता है इस क्रिटिसिज्म की? जितना मर्जी क्रिटिसाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो है उनका ये मानना है आरएसएस का कि हम देशभक्ति का काम कर रहे हैं, पर देशभक्ति का ठेका हमने ही नहीं लिया हुआ। और भी लोग जो है, आप आरएसएस के विरोधी भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशभक्त नहीं हो। आप हिंदुत्व के विरोधी भी हो सकते हो, ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशभक्त नहीं हो। हिंदुत्व का विरोधी होना देशद्रोही होना नहीं है, ठीक है। वो एक जिसको हम ये हमारे यहाँ पे ये कहते हैं, एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि मतभेद तो है लेकिन मन भेद नहीं है, ठीक है, कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही,
क्योंकि आरएसएस की जो कोर फिलॉसफी है, अगर आप उसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें एक उनका ये भी मानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन का एक बेसिक ईथो है कि सच तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा ही रास्ता जो है हर कोई अख्तियार करे जो है। तो इसलिए जो है आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आरएसएस के जो तीसरे चीफ थे, बाला साहब देवरस उनका नाम था, ठीक है, ही वॉज एन एथिस्ट। सीरियसली? जी, ठीक है, ही वॉज एन एथिस्ट जो है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपने आप में ही एक, और वो 1973 से लेके एंड ऑलमोस्ट, मतलब आज जो आप बीजेपी का भी राइज देख रहे हो या आरएसएस का भी जो राइज देख रहे हो, तो बाला साहब देवरस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली जो है। और बाला साहब देवरस जो है, जो आरएसएस के फाउंडर ने पहली शाखा लगाई थी ना, उस पहले दिन के अंदर जो है वो वहां पे मौजूद थे एज ए किड जो है। तो खुद डॉक्टर हेडगेवार ने, फाउंडर ने उनको ग्रूम किया, और वो आदमी थ्रू एंड थ्रू एथिस्ट था और एथिस्ट ही रहा। सर मुझे तो एक बात अब बताएं, एक जी बात बताएं, सॉरी, मुझे एक बात बताएं। जब मैं, क्योंकि ये मुझे जरा कोई थोड़ा, जाहिर बात है मेरी गलती है, मेरी कमाईगी है, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया। आपसे इंटरव्यू से पहले मैंने किया नहीं, लेकिन आपसे इंटरव्यू से पहले मैंने पूरा, आपके मेरे क्वेश्चन से शायद अंदाजा हो रहा हो कि ये जो चार्जशीट मैंने तैयार की है, ये मैंने पूरी तैयारी जो है इसकी मैंने की हुई है। लेकिन सर मैं जब आईएसपीआर में पाकिस्तान आर्मी के साथ काम कर रहा था, तो एक जो पर्टिकुलर पॉइंट होता था जो कि मुझे आके, मैं लिखता भी था इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया के अंदर और बात भी करता था पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर, के आरएसएस, और इमरान खान ने भी आके आरएसएस के ऊपर बात की, क्रिटिसाइज किया, बड़ा सीरियसली क्रिटिसाइज किया कि आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र का क्याम चाहती है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर भी लोग कहते हैं कि ये मेजॉरिटी रूल नहीं है, ये मेजॉरिटेरियन की तरफ जा रहे हैं आरएसएस वाले लेके हिंदुस्तान को। अब जाहिर बात है हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो सवाल उठता है वो ये है कि उसकी वजह से क्या माइनॉरिटी जो सिटीजनशिप है वो डिमिनिश नहीं होगी? हिंदू राष्ट्र क्या मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको डिमिनिश नहीं करेगा? और सर हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आरएसएस का है क्या? क्योंकि हमें तो बताया गया था कि ये प्रोपेगेंडा पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको पकड़ के पेलो सही तरीके से। तो हमने तो बड़ा इसको पहला है। आप जरा अभी हमें समझाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताएं, आप क्या कहते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र हम गलत कह रहे थे? देखिए, एक तो मैंने हिंदू शब्द तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो इसको एक सिविलाइजेशनल टर्म मानते हैं। अब राष्ट्र की बात करते हैं, जी, राष्ट्र जो है आप उसकी रिलीजियस टर्मिनोलॉजी नहीं है, मजहबी उसकी आप नहीं कहते कि हिंदू आरएसएस की नजरों में मजहबी जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी नहीं है, वो एक आप उसको नेशनल आइडेंटिटी और पेट्रियोटिक आइडेंटिटी बना रहे हैं। हाँ, और इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं अगर आप अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहते, आपको नहीं है पसंद, तो आप भारतीय कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन कह लो, क्या उससे फर्क पड़ता है, मन में भावना में। खैर नहीं है। तो राष्ट्र की बात आप करते हैं, देखिए राष्ट्र जो है ना, सबसे जो आरएसएस का राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो ये हम पाकिस्तानी गलत कहते हैं, राष्ट्र गलत कहते हैं, राष्ट्र है। हाँ, राष्ट्र है, ये संस्कृत का राष्ट्र जो है। तो जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है आरएसएस का, वो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी से या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी नहीं है, वो मेजॉरिटी। राष्ट्र का मतलब संस्कृत के अंदर जो है, अगर आप जाके जो दर्शक है वो भी सर्च कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उसका मतलब है। उसका मतलब ये है दैट विच टेक्स यू टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट, वो जो आपको मतलब एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की तरफ ले जाता है, अगर मैं मोटा मोटा वो करूं, ठीक है ना। राष्ट्र इज नॉट ए ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो है। तो जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि एंशियंट, हम उस सेट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशनल वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे कि समाज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सबकी एनलाइटनमेंट होगी। उसका कोई कॉन्सेप्ट का ज्योग्राफी से लेना देना नहीं है। इसीलिए जब वो अखंड भारत की बात करते हैं ना जो है, क्योंकि ये भी बात होती है कि यार ये अखंड भारत की बात करते हैं तो ये क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल करेंगे, बांग्लादेश भी करेंगे? तो अखंड भारत का भी यही मतलब है। वो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है ज्योग्राफिकल टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है सर, वो सिंपल एक सेट ऑफ सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, कुछ ऐसे मूल्य
जो कि समाज का, सिंपल भाषा में, जो समाज में सबका भला करें। तो ये हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है सर। ठीक ठीक सर, मुझे एक बात बताइए, मैं समझ गया आपकी बात और मैं सहमत हूं, आई एग्री विद यू, ठीक है। लेकिन दरमियान में फिर प्रॉब्लम ये आता है, मेरे फोर फादर्स जो हैं वो डोगरा वॉरियर्स थे, कटोच राजपूत डोगरा वॉरियर्स। इस्लाम कबूल किया 200-300 साल पहले एक ब्रांच ने। आधे रिश्तेदार अभी भी हिंदू डोगरा वॉरियर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, आधे जो हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो मुस्लिम चिब राजपूत आ गए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ये देखने के अंदर आ रहा है कि आप रिवाइव करने चाहते हैं अपनी जो सिविलाइजेशन सुपीरियरिटी है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जिस, और उसकी वजह से जाहिर बात है इन्वेडर्स भी आए, मुगलों का भी राज रहा, और उन्होंने जो इंडिया को एक हेरिटेज दी है, आर्टिकल आर्किटेक्चर जो दिया है, वो इंडिया बड़ा प्राउडली उसको प्रेजेंट करता है जहां उसको सूट करता है, मॉडर्न डे इंडिया या मॉडर्न डे आरएसएस। लेकिन जहां पे उनको सूट नहीं करता, मिसाल के तौर के ऊपर बाबरी मस्जिद की मिसाल आपके सामने है, तो उसको गिरा के उसको मिटाया जाता है, नाम चेंज किए जाते हैं। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा मुझे नजर आता है कि मैं तो डिसएसोसिएट आज भी अपनी जो फैमिली अभी भी जो हिंदू है उनके साथ अगर करूं, तो जाहिर बात है अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि किस तरह बाबा शादी शहीद ने, मतलब हमारे जो राजा चिपचंद ने इस्लाम कबूल किया, शादाब खान नाम रखा, और ये ब्रांच जो है ये डोगरा वॉरियर्स की जो है वो कांगड़ा से जो है बिलोंग करते हैं, ये इन्होंने अपनी एक्सपैंड की, बेसिकली तो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर थी, अपनी रियासत एक्सपैंड की, पाकिस्तान के अंदर जो है रियासत खड़ी करियाली खड़ी कर दी। मेरी ये हिस्ट्री है, मैं उससे अगर अपने आप को शर्माऊं और ना बताऊं तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ माय हिस्ट्री। इंडिया की भी तो हिस्ट्री सर जो है उसके अंदर मुगल हों तो उनको अगर इन्वेडर्स के तौर के ऊपर देखा जाए और उनको उस हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जाए, जो कि की जा रही है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? व्हाई कांट यू बी ऑल इंक्लूसिव? और जब आप ऑल इंक्लूसिव नहीं होते तो फिर ये क्वेश्चंस उठते हैं जो मैंने पिछले तकरीबन जो है 40 मिनट में आपसे पूछे हैं, कि देन आप जाहिर बात है कि वापस गोलवरकर की राइटिंग्स जो हैं उनकी जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें फिर दोबारा याद करवा रहे हैं या आते हैं जब हिंदुस्तान के अंदर इस तरह जो अपनी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जाती है। तो वो क्यों की जा रही है, और क्या आपने इसकी बात की कि रिवाइवल ऑफ अ वेरी पेट्रियोटिक अ न्यू इंडिया विच इज प्राउड ऑफ इट्स हिस्ट्री, जो कि होना भी चाहिए, राइटली होना चाहिए, बड़ी रिच हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, उसके अंदर आप अपनी मर्जी का एक सेक्शन को रेज करना चाहते हैं और दोबारा से रिवाइवल आप सिर्फ और जो है वो मुसलमानों के आने से पहले का करना चाहते हैं? हाउ डज इट वर्क सर? सर ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते हैं। आज आपने अपने क्वेश्चन में उसका जवाब भी दिया कि देखिए, जैसे आपने कहा कि आप जब करेंगे तो राजा छिप जो थे उन्होंने जब इस्लाम स्वीकार किया, तो आप अपना पूर्वज राजा छिप को मानते हो, राइट? जी मानते हो। तो आरएसएस भी यही कहता है कि भाई आप तय कर लो ना कि आपका पूर्वज कौन है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक छोटी सी लाइन बता देता हूँ, आपका पूर्वज जो है वो औरंगजेब है या आपका पूर्वज दारा शिकोह है, ये आपको बेसिकली जो है वो तय करना है जो है, ठीक है ना। वो किसी भी ऐसे जिस तरह पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद आधे से ज्यादा आके सैयद हो गए जिनकी पीछे से जातें जो है कुछ और थी। एक तो यहाँ पे फिर कास्ट का क्वेश्चन आता है कि आरएसएस का कास्ट के ऊपर क्या जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्या जो है वो आपके विचार हैं उसके ऊपर आरएसएस के, ये भी सवाल फिर आता है। क्योंकि पार्टीशन के बाद जो वहां से आए यहाँ पे ज्यादातर ने किसी ने अपना नाम रख लिया कि जनाब हम सैयद हैं, बहुत से जाली सैयद यहाँ पे फिर रहे हैं। किसी ने अपना नाम, जातें चेंज की, और जातें इसलिए चेंज की क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो मोहम्मद बिन कासिम के जो है ना वो बताएंगे कि सारे अरबों के डिसिडेंट्स हैं तो उनकी इज्जत सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आरएसएस का कास्ट के ऊपर क्या विचार है ये भी साथ क्लियर कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं दरमियान में आपको इंटरप्ट अब नहीं करूंगा। नहीं, इट्स अ गुड कन्वर्सेशन, ठीक है ना। मुझे तो आपको सुनना अच्छा लगता है वैसे भी। तो देखिए, आरएसएस का कास्ट पे बड़ा सिंपल सा वो है, दो चीजें बता देता हूँ आपको। आरएसएस का जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो क्या करते हैं कि सरनेम से ही कास्ट का पता चलता है हमारे को, है ना जनरली।
तो सरनेम किसी को सरनेम यूज ही नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर शाखा में आरएसएस के अंदर जाता हूँ तो मेरे को कहते हैं अरुण जी, ठीक है ना। Okay, अब उनको पता ही नहीं है कि मैं आनंद हूँ, ठीक है ना, या मैं खत्री हूँ, या मैं लोअर कास्ट का हूँ, या मैं अपर कास्ट हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आरएसएस की जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और सारा वो होता है उसके अंदर बेसिकली आरएसएस का कास्ट पे बड़ा क्लियर कट मानना ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वन, बाला साहब देवरा जो तीसरे आरएसएस चीफ थे, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में छुआछूत काफी थी, कि मतलब कुछ लोअर कास्ट के लोगों को लोग बोलते थे कि अनटचेबल हैं ये। जी, तो अछूत उनका है। 74 के अंदर एक बड़ा फेमस हिस्टोरिक स्पीच है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम देन नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ क्राइम। तो ये उनका ऑन रिकॉर्ड है। और आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सेवा भारती है और जो है, तो ये जो सारे सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट चलाते हैं ये बेसिकली मार्जिनलाइज्ड कास्ट को बेसिकली ऊपर उठाने के लिए। बट आरएसएस कास्ट को अपने ध्यान में नहीं लेता। इनफैक्ट महात्मा गांधी जो है वो वर्धा में 1934 के अंदर जो है आरएसएस के एक ट्रेनिंग कैंप में गए, और 1934 में तो बहुत ज्यादा था कास्ट का, तो वो जाके देख के हैरान हो गए, सारे एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, एक ही साथ खेल रहे हैं सब वो है। तो उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार से पूछा कि भाई ये यहाँ पे कास्ट वास्ट का, उन्होंने बोला कास्ट का पता ही नहीं है किसी को, कास्ट के बारे में बात नहीं करते। 1939 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको की डॉयन ऑफ सोशल जस्टिस माना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी माने जाते हैं, और जो कास्ट के खिलाफ जो पूरा आंदोलन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उसके एक तरीके से ही वाज द डॉयन ऑफ दैट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में, और वो वापस आके ये कहते हैं जो है कि, और वो उन्होंने ये भी क्या कह रहे हैं, मतलब मेरा तो दिल देख के मतलब खुश हो गया कि उस समय जो है कि कोई कास्ट बेस्ड आपके यहाँ पता ही नहीं है किसी को कि कास्ट क्या है जो है। तो आरएसएस डज नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग जो है। तो पता ही नहीं है लोगों को, जो लाखों वॉलंटियर है सब फर्स्ट नेम से एक दूसरे को बुलाते हैं, जो इकट्ठे खाते हैं इकट्ठे। एक आरएसएस में ना एक बड़ा वो होता है, मतलब लोअर लेवल पे एक वो करते हैं, उसको सहभोज बोलते हैं, ठीक है। सहभोज में क्या होता है कि कैसे इनकलकेट करते हैं वो इक्वालिटी जो है, कि एक आरएसएस की शाखा है वो 15 दिन में या महीने में एक बार सहभोज करती है, सब लोग अपने अपने घर से खाना लेके आएंगे, एक बंदे के घर पे बैठेंगे, वन डिश पार्टी, वन डिश हाँ पार्टी। हाँ, और फिर डब्बे सारे बीच में रख दिए जाएंगे, वो डब्बे सर्कुलेट करते रहेंगे, रोटियां सारी बीच में रख दी जाएंगी, चावल सारा बीच में रख दिया जाएगा, और वो तो किसके घर से खाना बन के आया है, किसके घर से क्या आया है, अमीर है, गरीब है, ऊंची कास्ट का है, मिलियनियर है, भैया बैठो जमीन पर खाना खाओ सारे के सारे। दिस इज बेसिकली व्हाट द, आई नो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। नहीं, लेकिन होता है इस तरह जो आप बात कर रहे हैं। जाहिर बात है बहुत सी चीजें जो अजीजा ने मैं जो अरुण आनंद जी से मैंने बहुत सख्त किस्म के सवालात किए, और उन्होंने बड़ी खंदे पेशानी से और बड़ा ही सब्र के साथ तहम्मुल के साथ उन्होंने जवाबात दिए हैं आपके सामने। आप उसके ऊपर जो है वो अपना ऑब्जेक्शन रेज तो कर सकते हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो क्या ग्राउंड के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप बेहतर जानते हैं और देख भी सकते हैं। अगर जो ये प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी ना होती या ये काम इसका कोई फायदा ना हो रहा होता, तो जाहिर बात है कि इंडिया के हालात इस वक्त, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिकेटर्स आप देख लीजिए, वो इस वक्त जो है वो इतने अच्छे ना दिखाई दे रहे होते। अब जाहिर बात है कि अब क्या पार्टीशन के बाद और उससे पहले के जो हालात हैं उनके ऊपर तो हम इस डिबेट ऑलरेडी हमारा 1 घंटा हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अरुण आनंद जी को मैं बुलाऊं और इसके ऊपर भी डिबेट करूं। जो हम जैसे दरमियान में लोग हैं जिनके फोर फादर्स ने, एक भाई ने, मतलब जो हमारे जो एंसेस्टर हैं राजा चिपचंद, 4 भाई थे, उनमें से एक ने सिर्फ इस्लाम कबूल किया और बाकी हिंदू ही रहे। तो वो जो ब्रांच है, और इस ब्रांच के आपस के अंदर आज भी ऐसी खाने होते हैं, हमारे जो मीटिंग्स होती हैं जहां पे आधे जो है उनके लिए जाहिर बात है कि गोश्त वगैरह बनता है, मांस बनता है, आधे के लिए नॉन वेज बनता है, लेकिन वो दस्तरखान इकट्ठा ही लगता है, उसके ऊपर वो बैठते हैं और खाते हैं और बात करते हैं, जो बड़ी रेयर एग्जाम्पल है लेकिन मौजूद है बहरहाल। और इस एग्जाम्पल के तहत क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को रखते हुए, कायम रखते हुए, क्या रीजनल कोऑपरेशन का एक ऐसा मॉडल लाया जा सकता है जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट एक दफा फिर
सोने की चिड़िया बने। कुछ लोग तो दरमियान में कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट इट, इंडिया के अंदर कहते हैं कि हम अभी तरक्की करें, हम इनको साथ अभी लगा लिया तो ये हमें खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फौज जो पाकिस्तान के ऊपर काबज है वो तो इसी एंटी इंडिया नैरेटिव के ऊपर ही काबज है, और तो कोई इनके पास है नहीं बेचने के लिए चीज जिसके ऊपर वो अपना कब्जा मेंटेन रख सके, विच इज फेयर पॉइंट, आई टेक इट। लेकिन देयर हैज टू बी अ वे अराउंड इट। हमें इंडिया के अंदर ये बात करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि इंडिया पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी रही है, फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वो पीसफुल टर्म्स चाहते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया में उनको स्वीकार किया जाता है। इमरान खान इज स्टिल अ हीरो इन इंडिया। इमरान खान जो है वो आज भी, जाहिर बात है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सुनील गावस्कर ने तो खत लिख दिया पाकिस्तान सरकार को, लेकिन क्या किसी पाकिस्तानी कैप्टन ने लिखा है? नहीं। बहरहाल ये एक टॉपिक बड़ा फर्क है, लेकिन आरएसएस के ऊपर मैं, अरुण आनंद जी, आपका बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, यू बीन वेरी काइंड। आपने जो जवाब दिए हैं और कुछ सवालात मजीद भी इसकी वजह से जन्म लेंगे, उनके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बात करेंगे। लेकिन जो आप हमें मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप हमें बात बता रहे हैं, वो विजिबली आप माने या ना माने, वो एक मॉडर्न डे आरएसएस का मुझे जो है वो आप पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज फेयर इनफ। आई डोंट माइंड, चीजें इवॉल्व होती हैं, दुनिया इवॉल्व होती है। एवोल्यूशन ना हो तो मैं और आप भी आज यहाँ पे ना बैठे हुए होते, जरूरी है। ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे यहाँ पे रोक दीजिए, टोक दीजिए। बिल्कुल, इट इज वेरी इजी टू मिसअंडरस्टैंड बेसिकली आरएसएस, और मिसइंटरप्रिटेशन जो है, क्योंकि आरएसएस में एक चलते चलते बात बताता हूँ कि ये सारी मिसकंसेप्शन आरएसएस के बारे में इसलिए क्योंकि आरएसएस के अंदर एक वो बेसिक रूल सिखाते हैं अपने हर वॉलंटियर को कि 3 चीजों से दूर रहना है: मंच, माला और माइक। ठीक है, स्टेज, ठीक है ना, माला जो मतलब हार बनाते हैं, हाँ, यानी कि हाँ, और माइक मतलब काम करो, ठीक है ना, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ग्राउंड पे जो काम करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा, देश के लिए काम कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सोशल सर्विसेज का जो मॉडल है, सोशल सर्विसेज का जो मॉडल है, काम करो, जो है जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे बेसिकली। तो वो इसलिए वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उसके चक्कर में क्या है कि जैसे आपने बताया एएसपीआर पे भी, और वो जो है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, बट एक छोटे से बताता हूँ, 1925 में आरएसएस बना, और इसका जो प्रचार विभाग है यानी पब्लिसिटी विंग है वो बना 1985 में, 60 साल के बाद। पब्लिसिटी विंग ही नहीं था, और पब्लिसिटी विंग भी जो बनाया उसको काम क्या दिया, उसको बोला आरएसएस का प्रचार नहीं करना, जो नेशनलिस्ट थॉट है, जो देश के भले वाले मुद्दे हैं, ठीक है ना, उसका प्रचार करना। तो आरएसएस जो है ना वो प्रचार से दूर रहता है। इस वजह से आरएसएस के बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं, और इट इज एन ओपन एंडेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पार्कों में शाखाएं लगती हैं आरएसएस की, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, जाओ शाखा अटेंड करो, आरएसएस का पार्ट बनो। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ कर रही होती तो वो इतना ट्रांसपेरेंट क्यों रहेगी, इतना ओपन क्यों रहेगी? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो फिर इसीलिए जो है आप कह रहे थे कि अंदर जो है वो, मुझे टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई कि इंडिया के अंदर आरएसएस को तनकीद शदीद तरीन हो रही है, उनके ऊपर जो है वो इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट हो गए अभी इस वक्त है। तो क्या आप वाकई सॉफ्ट हो गए या नहीं, आप जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं? हमेशा से ही ऐसा ना, अभी सोशल मीडिया वगैरह आ गया ना, तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो दिखती हैं आपको, जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। आरएसएस के वॉलंटियर्स भी हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे, तो वो बात करते रहते हैं। तो आरएसएस ने अपना कोई ट्रैक चेंज नहीं किया, उसका फंडामेंटल ट्रैक सेम है। बट अब ये है कि थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा एम्पलीफाई हो जाता है, थोड़ा जो है लोग, पहले तो कोई पूछता ही नहीं था ना आरएसएस को। ये तो जब बीजेपी फ्रैंकली पावर में 2014 में आ गई और लोगों ने देखा कि मोदी जी जो है आरएसएस के प्रचारक थे, और अब एक लंबा रूल चल रहा है बीजेपी का, तो लोगों का थोड़ा ध्यान आरएसएस की तरफ अट्रैक्ट होना बेसिकली शुरू हुआ। जो है आरएसएस तो वही काम कर रहा है, 100 साल हो गए उसको, ये उसका 100वां साल चल रहा है, तो 100 साल से वो वही काम कर रहा है। और आदिल जी, एक फंडामेंटल बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक मंशा के साथ, इंटेंशन के साथ नहीं चलाई जा रही ना, वो 100 साल काम नहीं कर सकती। मतलब कुछ नेचर का भी तो कुछ नियम होता है जो है, जहाँ पे अगर इंटेंशन गलत होगी ना जो है, तो आरएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल सिंपल है: क्लैरिटी इन थॉट, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन। और आनंद जी, जो आप बातें कर रहे हैं वो मुझे तो बहुत ज्यादा हैरान कर रही हैं, क्योंकि मेरे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आईएसपीआर ने मुझे सिखाए थे और पढ़ाए थे, और जिनके ऊपर हमने काफी पढ़ के विचार भी किया था,
वो आप उनको हिला रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसको एयर करने की वजह से जो है वो मेरे ऊपर एक दफा फिर जो है वो ठप्पा लगा दिया जाएगा, राय राय। लेकिन बहरहाल बात होनी चाहिए, बात होएगी तो बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।